नमस्कार। कक्षा 11, जैसा कि आपको विदित है कि हमने पिछली 4 कक्षाओं में आरोह के काव्यांश भाग के कबीर और आरोह की ही पुस्तक के गद्यांश भाग के मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नमक का दारोगा पाठों को पूर्ण कर लिया है। फिर से हम आरोह पाठ्य पुस्तक के गद्यांश भाग के पाठ 2, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। ये एक साक्षात्कार है, एक इंटरव्यू है। इंटरव्यू लेने के लिए ये गई थी उस स्थान पर जहां वह व्यक्ति 56 तरह की चपातियां बनाने की महारत हासिल रखता था। 56 तरह की चपातियां, रोटी तो एक तरह से ही बनती है, लेकिन कौन कौन सी रोटियां बनती है पता नहीं। नान रोटी, सिंपल आटे वाली रोटी, पालक रोटी, पता नहीं कौन कौन सी, यानी 56 तरह की चपातियां बनाने की महारत उस व्यक्ति को थी और उसका नाम था मियां नसीरुद्दीन। कृष्णा शोभती ने जब उनके विषय में खूब अच्छा सुन रखा था तो वो अपनी पत्रिका के अंदर उनके संबंध में एक लेख प्रकाशित करने के लिए, उनके जीवन से, उनके अनुभव से संबंधित सारी बातों की जानकारी लेने के लिए उनके समक्ष उपस्थित होती है। किस तरह से मियां नसीरुद्दीन व्यक्तित्व के धनी थे, किस तरह की महारत के धनी थे, उस महारत को हासिल करने में उन्होंने कहाँ की शिक्षा प्राप्त की, किसी से शिक्षा प्राप्त की, और उस शिक्षा के संबंध में यानी तालीम जैसे महत्वपूर्ण विषय के संबंध में उनके क्या विचार थे, इन समस्त बातों का अध्ययन करते हैं हम अपने इसी पाठ में, जिसका शीर्षक दिया गया है मियां नसीरुद्दीन, और लेखिका है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती, जिनका जन्म 1925 18 फरवरी गुजरात पश्चिमी पंजाब यानी जो वर्तमान में पाकिस्तान में है वहां हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश ए लड़की, समय सरगम, ये तो नॉवेल्स थे उनके, डार से बिछड़ी, नित्रो मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, ये है इनकी कहानियों का कलेक्शन। हम हशमत, शब्दों के आलोक में, इसमें इन्होंने शब्द चित्र और संस्मरण साझा किए हैं। संस्मरण बेटा आप लोगों ने अपनी पुरानी कक्षाओं में पढ़े होंगे, माधवी वर्मा के द्वारा लिखित गए कई ऐसे संस्मरण, जिसमें गौरा है जो एक गाय के विषय में बताते हैं, गिल्लू है जो गिलहरी के विषय में बताती हैं। यानी संस्मरण वह हिंदी की साहित्यिक विधा है जिसमें लेखक जो है अपनी यादों को पाठक वर्ग तक साझा करता है, और ये यादें अविस्मरणीय रहती है, कभी भुलाई नहीं जा सकती। इसी संस्मरण लेखन में लेखन का एक नया और नवीन तरीका है शब्द चित्र। शब्द चित्र का अर्थ होता है कि इस तरह से शब्दों का प्रयोग करना जिससे पाठक वर्ग जब उन शब्दों का अध्ययन करता है तो उनकी कल्पना में अपने आप ही वो चित्र साकार होने लगता है, यानी उनकी कल्पना में वो चित्र जो है उभर कर सामने आने लगता है, ऐसा लगता है हम उससे रूबरू हो रहे हैं, हम उसे देख रहे हैं। इसे कहते हैं शब्द चित्रमयी विद्या। इनको अपने लेखन कार्य के लिए जिन महत्वपूर्ण सम्मानों से सम्मानित किया गया वो है साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सम्मान और अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार। 25 जनवरी सन 2019 को यह दिवंगत हो गई और लेखन क्षेत्र को अपनी रचनाओं से सुशोभित कर कर इस लोक को विदा कह गई। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की एक विशिष्ट पहचान है, वो मानती है कि कम लिखो लेकिन विशिष्ट लिखो। सही है, गागर में सागर भर दो। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन, उनकी साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों, संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित कर दी। दीर्घजीवी यानी लंबे समय तक उनके हिंदी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। हिंदी साहित्य को ऐसे कई यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है। जैसे इनकी कहानियों में उन चरित्रों के बारे में उल्लेख किया गया है, जैसे मित्रों, शाहनी, हशमत आदि। भारत और पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, कालजयी का अर्थ होता है हर काल में जीवित रहने वाली, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाता है। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म सानी के तमश के साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में विशिष्ट उपलब्धि है। ये सारी रचनाओं के नाम है कि जिस प्रकार से यशपाल के द्वारा लिखा गया झूठा सच एक उपन्यास है, उसी तरह से राही मासूम रजा के द्वारा लिखा गया आधा गांव। राही मासूम रजा याद दिलाना चाहूंगी, कक्षा 10 के अंदर राही मासूम रजा टोपी शुक्ला के लेखक, इनके द्वारा लिखा गया आधा गांव, भीष्म सानी के लिखे हुए तमस की तरह ही कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा भी विशिष्ट उपलब्धि है।
ये जो संस्मरण के क्षेत्र में हम हस्मत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है। यानी संस्मरण लेखन में उन्होंने हम हस्मत नामक शीर्षक में अपने जीवन के समस्त संस्मरणों को हमारे समक्ष साझा किया है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हस्मत नामक एक चरित्र का सृजन करके एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण दिया। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता थी, यानी भाषाओं का भी उन्होंने मिला जुला प्रयोग किया है। हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है, जिसमें संस्कृत निष्ठ तत्समता यानी संस्कृत के शब्दों की भी बहुलता है। उर्दू का बांकपन, पंजाब पश्चिमी पंजाब यानी जो पाकिस्तान से संबंधित है तो उर्दू भाषा भी आनी लाजमी थी। पंजाबी की जिंदा दिली यानी पंजाबी भाषा का भी उनके भाषा में पुट है। इन समस्त रचनाओं में इन भाषाओं को देखा जा सकता है। मियां नसीरुद्दीन, शब्द चित्र मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, यानी लेखक के अंदर ये एक कला होती है जिसके माध्यम से वो शब्दों के ऐसा सृजन करता है जिसके माध्यम से पाठक उसे पढ़ता है तो उसकी कल्पना में वो चित्र अपने आप ही साकार होने लगता है। आपने पढ़ रखा होगा शब्द चित्र के विषय में सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई पर्वत प्रदेश में पावस नामक कविता, है ना, जिसमें दिया गया था कि मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। तुरंत हमारे सामने वो दृश्य उपस्थित होने लगता है और चार दीवारी के बीच में बैठे रहने के बावजूद भी हम उस स्थान की यात्रा करने लग जाते हैं जिस स्थान के विषय में उन शब्दों के द्वारा उस पंक्तियों में कहा गया है, उजागर किया गया है। बिल्कुल उसे ही कहा जाता है शब्द चित्र। शब्द चित्र का एक और उदाहरण देना चाहूंगी। आपने कक्षा 9 में पढ़ा था महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया गिल्लू। जब गिल्लू की स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है तो महादेवी वर्मा जिस हिसाब से बताते हैं कि कांच के कंचों जैसी उसकी आंखें, जब्बेदार रोए से भरी भी उसकी पूंछ, तो तुरंत अपनी कल्पना में वो दृश्य साकार होने लगता है कि हाँ लगभग गिल्लू ऐसा ही लगता होगा। इसमें भी उन्होंने खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व को, उनकी अभिरुचियों को, उनके स्वभाव को शब्द चित्र के माध्यम से हमारे सामने उकेरा है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला में और अपने खानदानी महारत को बताते हैं। मसीहाई अंदाज यानी बिल्कुल यूनिक वे में, ये बिल्कुल अद्भुत तरीके से रोटी पकाने की उनको एक आर्ट थी, एक कला थी। और उसमें भी वो ये कहते थे कि हमारे खानदानियों का ये एक महान पेशा है, इस पेशे में मैंने महारत हासिल कर रखी है, यानी मैं इसमें बहुत एक्सपर्ट हो चुका हूँ, बहुत प्रवीण हो चुका हूँ, दक्ष हो चुका हूँ। वे एक ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देता है, यानी प्रोफेशन को आर्ट बताता है। इस आर्ट में भी, इस हुनर में भी प्रवीणता हासिल करने के लिए आपको अनुभव की आवश्यकता होती है। और वो ये मानते हैं कि ये अनुभव किसी दुकान पे या किसी स्कूल में नहीं मिलता, ये अनुभव करके सीखने से हासिल होता है। यानी जब तक आप करके नहीं सीखोगे तब तक आपको उस चीज का अनुभव नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं मियां नसीरुद्दीन के इस पाठ की, जिसमें उन्होंने कृष्णा शोभती ने मियां नसीरुद्दीन का एक साक्षात्कार लिया है, इंटरव्यू लिया है, किस तरह से वो वहां पहुंचती है और मियां नसीरुद्दीन से उनका परिचय होता है। ध्यान से सुनिएगा। साहबों, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहान मियां नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। यानी शोभती बता रही हैं कि जब वो निकल रही थी किसी रास्ते से तो उसमें मटिया महल की तरफ से वो गुजर रही थी। उनका गुजरना सार्थक हुआ क्योंकि जब वो उधर से गुजरी तो उनको पता चला कि नान भाइयों के मसीहा माने जाने वाले मियां नसीरुद्दीन से उनकी पहचान हुई और किस तरह से मसीहाई अंदाज में वो रोटियां पकाने की कला में महारत हासिल कर चुके हैं उसका भी ज्ञान उनको मिल पाया। हुआ ये कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल पड़े। दोपहर का समय था। जामा मस्जिद के आड़े यानी साइड में एक तरफ मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले में, गढ़ैया एक मोहल्ले का नाम है, उसकी ओर वो निकल पड़े। एक निहायत ही मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर संते देखकर हम ठिठके यानी अचंभित होकर खड़े हो गए। और दुकान भी कोई ज्यादा बड़ी नहीं थी। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, भाई सेवइयां बन रही होगी, पर पूछने पर पता चला कि खानदानी नान भाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। लो जी, हमें तो 1 2 3 तरह की रोटियां पता है, 56 तरह की रोटियां तो हमने कभी खाई ही नहीं, सुनी हुई नहीं है, तो खाना तो दूर की बात है। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं
मौसमों की मार से उनका पका चेहरा। अब देखिए ये होता है शब्द चित्र। चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे हैं, मौसमों की मार से पका चेहरा, यानी चेहरा जो अनुभव उनके चेहरे से झलक रहा है। आंखों में काइयां भोलापन, काइयां यानी नीचे काले घेरे, और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। पेशानी का अर्थ होता है ललाट। मस्तक पर रेखाएं आती हैं और रेखाएं बताती है कि वास्तव में उन्होंने किस तरह से इस अनुभव को अपने कारीगरी में ढाल लिया है। हमें ग्राहक समझकर मियां ने नजर उठाई और पूछा, फरमाइए। झिझक से हमने फिर कहा, आपसे कुछ सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियां नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। पंच हजारी यानी कई देर तक सिर हिलाना। निकाल लेंगे वक्त तो थोड़ा, पर ये तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और आगे जोड़ा कुछ। क्या कहते हैं देखिए, मियां कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो आप? यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। यानी कोई कामदार नहीं हो तो ये अखबार यानी पत्रकारिता का काम कर लो, जाके अलग जगह जा करके आप उन लोगों का साक्षात्कार लो, उनके विषय में लेख प्रकाशित करो और वाहवाही बटोर लो। किसकी सोच थी? नसीरुद्दीन की। हाँ, कामकाजी आदमी, वो इससे क्या काम है, यानी जो कामकाज में लगा हुआ व्यक्ति है उसको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है तो पूछो, क्या पूछना चाहते हो। तो शोभती जी कहती हैं, पूछना ये था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। उर्दू का शब्द देखिए, इल्म। इल्म का अर्थ होता है महारत, ये अनुभव। ठीक है। मियां नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, यानी अपनी आंखें हमारी तरफ तराशी। फिर तरेर कर बोले, यानी घूरते हुए बोले, क्या मतलब है? पूछिए साहब। नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा? नान भाई यानी रोटियां सेकने वाला, अलग अलग नान रोटी बनाने वाला। वो ये इस प्रकार की शिक्षा लेने के लिए क्या कहीं और जाएगा? क्या नगीना साज के पास? भाई जो नगीना ज्वेलरी के अंदर जो इस तरह से तराश करके नग लगाता है, उसके पास जाना पड़ेगा? क्या आईना साज के पास, तरह तरह के जो आईने तैयार करता है, शीशे तैयार करता है, कांच बनाता है, क्या उसके पास जाएगा? क्या मीना साज के पास, जिस तरह से अलग अलग ज्वेलरी के अंदर मीनागिरी का कार्य किया जाता है, क्या उसके पास जाएगा? या रफूगर अंग्रेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा? कि बता दो भाई, कपड़ों पर रफू करने वाले, कपड़ों पे रंग करने वाले या तेल निकालने वाले, इन लोगों के पास जाएगा क्या इस तरह की शिक्षा लेने के लिए? क्या फरमा दिया साहब, ये तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। यानी खानदानी यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला हमारा पेशा यानी व्यवसाय है। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जरा कुछ जो भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से सीखा। वालिद यानी पिता। यानी अगर आप कहते हो कि मैंने ये शिक्षा कहाँ से हासिल करी, तो मैं बता दूं कि इसके लिए मैं उस्ताद यानी अपने गुरु मानता हूँ अपने पिता को, और उन्हीं से मैंने ये सीखा। मतलब यह है कि हम घर से नहीं निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे, यानी हमें घर से निकलने की आवश्यकता नहीं थी कि कौन सा व्यवसाय हमें चुनना है। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया। वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिये पर, कि जिस तरह से पिताजी दादाजी जिन लोगों ने इस तरह के व्यवसाय को अपना हुनर माना था, अपना टैलेंट माना था, उसी तरह से हम भी जो हैं अपने पिता के मरहूम यानी स्वर्गीय हो जाने के पश्चात उन्हीं के स्थान पर, उन्हीं की गद्दी पर बैठ गए हैं। तब शोभती जी कहती हैं, आपके वालिद? मियां नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई, यानी किसी सोच में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में है। फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? सिर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियां बरकत शाही नानबाई गडैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहब वो थे आला नानबाई मियां कल्लन के नाम से। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद है? शोभती जी ने फिर से प्रश्न किया। नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं आता। हाँ, मियाँ नसीरुद्दीन की यह जो कथन है ये वास्तव में बहुत ही प्रेरणास्पद है कि नसीहत यानी आप किसी चीज की प्रेरणा जो है वो प्रेरणा किसी के कहने से नहीं प्राप्त करोगे। जब आप उस काम को करके देखोगे तो आपको उस काम की प्रेरणा और उस काम से प्रोत्साहन अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। वज़ा फरमाया है, यानी बहुत सही कहा है। पर ये तो बताइए ही बताइए कि जब आप
हमने उस भट्टी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस काम पर लगे थे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा, भाई आपके पिताजी ने आपको कोई तो प्रेरणास्पद कथन कहा होगा। नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कश खींचे, भाई बीड़ी पी रहे थे, गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बता दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद क्या कहता है, कह अलीफ के बोलो ए, बच्चा कहता है अलीफ यानी ए, कह बे यानी बोल बी, तो बच्चा कहता है बे यानी बी, कह जिम तो भाई आगे बोल सी, बच्चा कहता है जिम यानी सी। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। यानी जब एक हाथ उस्ताद का बच्चे के सिर पर पड़ता है, यानी उससे कोई गलती हो गई, कोई खामी हो गई, कहीं वो अटक गया, तो वो कुछ आपको पता है कि खाली लाग लपेट से ही काम नहीं चलता। जब भी एक कुम्हार अपने मटके को बनाता है तो उसको तराशने के लिए वो उसके ऊपर और उसके अंदर से कहीं जरूर अपने हाथों की थाप देता है ताकि वो सुंदर और सुगढ़ आकार में आ जाए। बस उसी तरह एक गुरु का कार्य है, वो भी अपने शिष्य को एक सुंदर आकार में ढालने के लिए उस पर थोड़ा बहुत अपना जो है कार्य करता है, उसको थोड़ा डांट भी लगाता है और मार भी लगाता है। इसके कारण शागिर्द यानी शिष्य चुपचाप परवान करता है, यानी हर चीज में क्या हो जाता है, परवान करता है, उन्नति करता चलता है। समझे साहिब, यानी समझ लिया आपने। एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी, एक तो पढ़ाई ऐसी होती है भाई एबीसी, जैसे जैसे वो बोलेगा वैसे वैसे शिष्य उसका उच्चारण करता जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ पढ़ाई ऐसी भी होती है कि गुरु एक बार धर देता है थप्पड़ या मार, और उस मार के जरिए जो शिष्य है वो उसको हमेशा याद रखता है। बात बीच में छोड़कर सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों? भाई कोई मीर साहब जो है वो उसके सामने से निकल रहा था, उन्होंने उसको संबोधित करते हुए कहा, भाई आप यहाँ आई नहीं, इसका क्या कारण था? तो इस तरह मियां नसीरुद्दीन जो है वो अपने इसी मीर साहब से किस विषय में चर्चा करना चाहते थे, कृष्णा शोभदी ने किस तरह से मियां नसीरुद्दीन का ये साक्षात्कार लिया, और यहाँ इस साक्षात्कार से निचोड़ के रूप में, सारांश के रूप में कृष्णा शोभदी ने भी जो सीख हासिल करी उसके विषय में हम अपनी अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है। आप सभी का धन्यवाद।